अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम ज़रा स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं, ज़रा आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ किस तरह आपस में लड़ रहे हैं और पेटी फाइट्स कर रहे हैं, छोटे पन पर उतरे हुए हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पर है, और एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ और इदारे आपस में लड़ने लगे हुए हैं। वो तमाम सूरत हाल आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे एकब में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, यहाँ पर बैठे हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अपनी वजारत उज़्मा बचाने की फ़िक्र है, और इतनी बचाने की फ़िक्र है, उनका मैंडेट इतना अंडर क्वेश्चन है कि उनको बार बार ये बताना पड़ता है कि इतना मैंने फ़ौज के साथ ताउन कभी नहीं देखा जितना मेरा है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कहते हैं वो हमारे लिए मशले राह है, और फिर इनका मैंडेट बचाने के लिए जहाँ पर बाल जा रही है वो ये हमारे अकब में मौजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर बैठे हुए सिकंदर सुल्तान राजा जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन करवा रखा है, जिस इलेक्शन के ऊपर अमेरिका की कांग्रेस उसकी तहकीकात का मुतालबा करती है, जिसके ऊपर बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट पाकिस्तान में क्वेश्चन रेज करती हैं, जिसके ऊपर यूरोपीय यूनियन का जो वफद इलेक्शन ऑब्जर्वर वफद आया था उसकी भी बातें हैं, जिसके ऊपर खुद इवन के हारे हुए कैंडिडेट्स जमात इस्लामी वाले कराची में कहते हैं कि MQ नहीं PTI जीती थी। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि मैं हार रहा था लेकिन जीत नून भी नहीं रही थी, PTI रही थी, और तीनों की तीनों सीटें आप पतन की रिपोर्ट्स पढ़ लें। उस मुतनाज़ा इलेक्शन कमिश्नर को अगर कहीं से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो भी आपको बताते हैं वो कहाँ से हासिल है। इस मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जिसने एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन करवा रखा है, उसका कंडक्ट अंडर क्वेश्चन है। वो अंडर क्वेश्चन और अंडर स्क्रूटनी आया जब सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीटों का केस आया। जब वो केस आया, फुल कोर्ट बना, तो बार बार उस इलेक्शन के कंडक्ट पर सवाल उठे, और जिस अंदाज में वो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत बड़ा किरदार और मुतनाज़ा किरदार एक मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का था, जो फ़ैसला चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा, और उसी को बेस बना के इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है उसको अमली तौर पे इलेक्शन से बाहर कर दिया, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त जो मुबारक सानी केस में तीन प्रेस रिलीज़ें देकर अपनी वजाहतें देते रहे, उन्होंने उस वक्त एक प्रेस रिलीज़ देना मुनासिब ना समझी कि इलेक्शन कमीशन हमारे फ़ैसले की जो तशरीह कर रहा है वो गलत है। एक उन्होंने प्रेस रिलीज़ ना दी। क्यों? क्योंकि फिर बात तो वही है कि कैसे फैसल वाडा को पता था 6 माह पहले, साल पहले के PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला नहीं होगा। उनको कोई वही आ रही थी? यकीनन नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं ये बातचीत तय हो चुकी थी कि PTI से बल्ले का निशान छीना जाएगा और उसको इलेक्शन से बाहर किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बातचीत तय पा रही थी। इसीलिए कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले ये बातें की जा रही थी कि वो आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। फैसल वाडा साहब ही कह रहे थे कि 2 चीफ मैटर करेंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, और ये दोनों चीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे और PTI कहीं नहीं होगी। ये बातें हो रही थी, और फिर वही हुआ कि वो एक मुतनाज़ा फ़ैसला आया। उस मुतनाज़े फ़ैसले ने वो एक इंतहाई रिग्ड इलेक्शन करवाया, और फिर ये नहीं हुआ कि वो मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ, उस मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद भी रिज़र्व सीटें माले गनीमत में लूट के एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को
2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई। और वो 2/3 मेजॉरिटी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो फिर कहानी दोबारा खुली और फिर इलेक्शन का कंडक्ट अंडर क्वेश्चन आया कि ये इलेक्शन किस अंदाज में हुए, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या था, क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार एक इम्पार्शल इलेक्शन कमीशन का था या वो जानिबदारी दिखा रहा था, क्या आरओज एक यूनिफाइड वे में, क्या कोइंसिडेंस था वो सारे पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर रहे थे और उनको आज़ाद डिक्लेयर कर रहे थे। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में और 13 जनवरी की रूलिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आईं। जब ये ज़ेर बहस आईं तो फिर इस हुकूमत ने नई चालें चलनी शुरू की और फिर वो पत्ते निकले कि चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब तो इस निज़ाम की गारंटी हैं, उनको रखना बहुत ज़रूरी है। फिर ख्वाजा आसिफ बोले कि देखिए, अगर हमें ये सुनने में मिल रहा है कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो यानी कि उन्होंने नए चीफ जस्टिस का वर्ड ना यूज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हम सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मुतालिक पिटिशन टेकअप होगी और पूरा इलेक्शन कालेदम करार देके ये सेटअप घर भेज दिया जाएगा। और उसी दौरान हमारे सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब और ये लोग मुल्क में कौमी हुकूमत के क़याम की नवीद देने लग गए, आर्टिकल्स लिखने लग गए। फिर फिच की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि ये हुकूमत घर जाएगी और घर जाएगी तो एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, गैर सियासी गवर्नमेंट। ये सब बातें चलने लग गई, ठीक है, यानी कि नज़र आने लग गया कि 12 जुलाई के फैसले का खौफ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद दबाव बढ़ाया जाने लग गया कि फैसला दो। तफसीली फैसला आने से पहले ही हुक्मरान जमात रिव्यू पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई और जब वो रिव्यू पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई तो चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब को बहुत जल्दी पड़ गई कि आप ये तफसीली फैसला दें या रिव्यू पिटिशन लगाएं। और जब 2 कमेटी मेंबरान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब की ख्वाहिश को मुस्तरद किया हुकूमत की रिव्यू पिटिशन लगाने की, तो फिर चीफ साहब ने एक पूरा डिसेंटिंग नोट लिख मारा। इतने दुखी हुए वो, उनको 63A का फैसला जो था उसका भी रिव्यू लगवाने की बड़ी जल्दी पड़ गई, क्योंकि उसकी भी वजह ये थी कि 63A के फैसले के होते हुए ये पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे उनको किसी तरह से हुकूमत या एजेंसियां उठाकर, तो जिसे कहते हैं ना, वो हुकूमत के जेब में नहीं डाल सकती थी कि वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट कर देते उस आइनी तरमीम को जिस आइनी तरमीम में मकसूद था कि चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब के टेन्योर को एक्सटेंशन दी जाए, तमाम जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर। क्यों? क्योंकि 63A के उस फैसले के तहत वो वोट रिजेक्ट हो जाने थे, तो कादी साहब को वो 63A का रिव्यू लगवाने की भी बड़ी जल्दी पड़ गई। तो ये अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट में अब फिर एक नई इंटरनल फाइट शुरू हुई, ठीक है। जो फाइट इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की थी, वो लड़ाई इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब फैक्शन की सूरत में सामने आई। फिर शोरा आफाक इख्तलाफी नोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने लिखा कि अगर कोई फैसला आइन और कानून पर मबनी ना हो तो कोई आइनी बॉडी उस पर अमल दरामद की पाबंद नहीं है। यह फैसला भी हुकूमत को जवाब देने के लिए लिखा गया कि आप बेशक अमल ना करें इस फैसले के ऊपर। तो ये सब चीज़ें, ये साजिशें आपको बता रही थी कि कौन क्या खेल खेल रहा है।
और फिर बात यहाँ पर नहीं रुकी सिर्फ, अगर आप देखते हैं तो फिर वो कौमी असम्बली में एक्ट लाया गया, एक्ट ला के इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। उस तरमीम के ज़रिए पीटीआई के 41 लोगों का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका कि जो अपनी पार्टी में वापस जा रहे हैं, और उस पर फंसा के बैठे हुए हैं। और इधर हालात ये हैं कि कभी कहा जाता है एमरजेंसी लग जाएगी, कभी कहा जाता है मार्शल लॉ लग जाएगा, कभी कहा जाता है कि जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं, कभी कहा जाता है पैनल होगा 5 सीनियर मोस्ट जजेस का, और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये तमाम वो जिसे कहते हैं ना उम्र यार की जो जंबील है, उसके अंदर से ये अब फार्मूले निकलते आ रहे हैं कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद है कि इस कोर्ट में बैठे हुए 8 जजेस को और जस्टिस मंसूर अली शाह को रोका जाए कि वो फैसला ना दें। जो फैसला दें तो होम्योपैथिक दें, जिसमें वो इलेक्शन के कंडक्ट पर सवाल मत उठाएं, क्योंकि इलेक्शन के कंडक्ट पर अगर उन्होंने सवाल उठा दिए तो फिर ये निज़ाम ही नहीं बचेगा। जब ये निज़ाम नहीं बचेगा तो फिर कौन बचेगा? ठीक है। और इस निज़ाम की जो आप कह लें पिलर्स हैं, वो इमरान खान को जेल में रखना, काजी फायजिसा को चीफ जस्टिस रखना, और जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ रहना है। शहबाज शरीफ साहब को मालूम है कि उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू SIFC के एक मुलाजिम से ज़्यादा नहीं है। वो SIFC में तैनात एक मुलाजिम जितनी उनकी वैल्यू है। हालांकि वो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव है। अगर अवाम के मुंतखब वोटों से वो मुंतखब होके आए हुए हैं, एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट के ज़रिए वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो इतनी जी हजूरी की क्या ज़रूरत है? आप खड़े हो, अपने मैंडेट को एजर्ट करें, अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करें। आप बैठ के आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं, आपकी हुकूमत अजीबो गरीब किस्म के आपके हुक्मरान बैरिस्टर दानियाल चौधरी के जो बिल हैं वो क्या जाहिर करते हैं कि वो क्या ला रहे हैं। ठीक है। और फिर आप देखिए, हम जरा पार्लियामेंट की तरफ ही चलते जाएंगे तो वो क्या जाहिर करते हैं कि वो किसके नुमाइंदा हैं। जो नूर आलम खान साहब के प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो क्या जाहिर करते हैं कि आप किसके नुमाइंदा हैं। ये सब कुछ पता चल रहा है कहाँ से तारें हिलाई जा रही हैं। और एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है जब आपको पता है कि पाकिस्तान क्योंकि IMF प्रोग्राम में अभी तक नहीं जा सका, उस वजह से अभी पहले क्वार्टर में जो जुलाई अगस्त और अभी सितंबर में कंप्लीट होगा, पाकिस्तान को तारीखी जो टारगेट है टैक्स का, जो आपने 12,000 और कुछ 100 अरब रुपए टैक्स जमा करना है इस साल, पहले क्वार्टर में आपको 2600 अरब से ज़्यादा का टैक्स इकट्ठा करना था। आपको अभी से उसमें शॉर्टफॉल का सामना है। ताजिर हड़तालें कर रहे हैं, यानी कि आप नहीं मीट कर पा रहे उस टारगेट को। IMF को जो आपने यकीन दहानी करवाई थी कि आप 19 अरब डॉलर से ज़्यादा फॉरेन लोन अपने दोस्त ममालिक और बैरूनी बैंकों से लेंगे, उसमें आपको पहले क्वार्टर में अभी तक पहले माह में सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ डॉलर जमा हुए हैं आपके पास, जिसमें 1 करोड़ डॉलर 43 करोड़ में 1 करोड़ डॉलर वो ग्रांट्स हैं। तो आपकी तो सिस्टर्स की ये हालत है। और आपको अगर सितंबर में अभी तक IMF ने आपका प्रोग्राम एजेंडा में नहीं शामिल किया अप्रूवल के लिए, वाशिंगटन में उनके बोर्ड की क्यों नहीं किया? क्योंकि वजह यह है कि अगर वो IMF आपका प्रोग्राम अप्रूव नहीं करता सितंबर में, और आप सितंबर के एंड तक टैक्स रेवेन्यू के भी शॉर्टफॉल का शिकार होते हैं, फॉरेन असिस्टेंस भी आपको जितनी आपने IMF को यकीन दहानी करवाई हुई है कि आप ले लेंगे वो भी नहीं मिल पाती, तो फिर IMF आपके प्रोग्राम को नई शराइत के साथ रिव्यू करेगा। और उन नई शराइत में
उन नई शराइत में आपको ज़्यादा कड़ी शराइत का सामना होगा और उन कड़ी शराइत के साथ इस निज़ाम का चलना नामुमकिन हो जाएगा। आपने जो कुछ भी करना है अभी करना है। खुर्रम हुसैन साहब ने एक बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ यूज़ किया कि आपकी रियासत के, आपकी हुकूमत के हाथ से ताकत और इख्तियार रेत की मानंद फिसल रहा है और आप नहीं रोक पा रहे और उसके लिए आप डेस्परेट मेजर्स ले रहे हैं। आप कभी अदलिया से लड़ाई की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं। लाइक आप अंदाज़ा कीजिए, मैं आज आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ इस पार्लिमान के सामने खड़े होके। आप ये ज़रा फिगर सुनिए दिल सरफराज, कि आपने इस साल अपना दिफाई बजट 1800 अरब से 2144 अरब कर दिया। आपने पेंशन 801 अरब से 1114 अरब आपकी हो गई। आपका जो सिविल हुकूमत चलाने का जो बजट है, लाइक ब्यूरोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, दीगर, वो 714 अरब से 839 अरब हो गए। 12%, उनका 17% इजाफा किया। फिर आपने कौमी असम्बली में नेशनल असम्बली का बजट 140% बढ़ाया, सेनेट का बजट 250% बढ़ाया है। ये एक आपने ऐसे मुल्क में किया है जहाँ पर आपने कल यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन इधर एहतजाज कर रहे थे। 30,000 से लेके 42,000 रुपये मैक्सिमम उनकी तनख्वाह थी। आपने 30,000, 42,000 कमाने वालों के मुंह से नवाला छीना, लेकिन अपने खर्चे बढ़ाए। हालांकि आप अपने खर्चों पर कट लगाते हो, लेकिन अपने बजट आपने बढ़ाए। फौज का भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी, प्रेसिडेंसी का भी, सेनेट का भी, नेशनल असम्बली का भी, लेकिन गरीबों के मुंह से नवाला छीन लिया, क्योंकि वो गरीब अब आपकी तरजीह में नहीं है। आपकी तरजीह अब अपनी लड़ाइयाँ हैं। बलूचिस्तान में आप देखिए हालात कितने ख़राब हैं और हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि वजह यह है कि बलूचिस्तान में आज हालात ही होने के कि बलूचिस्तान की जो यूथ है उसका पाकिस्तानी सिस्टम में बिलीव ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में उनको अपने जो दुखों का मदावा नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों को वो इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट नहीं होते। लोग फॉर्म 47 पे इलेक्ट किए जाते हैं। अरबों रुपए में वहाँ पे इल्ज़ाम लगते हैं कि सीटें बेची जाती हैं, तो वो क्यों उन MNAs और उन सरदारों के साथ खड़े हों। तो ऐसे में बलूचिस्तान की जो यूथ है वो आपसे दूर होती जा रही है। आप जब तक वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं लाएंगे तब तक बलूचिस्तान में अमन नहीं आएगा। बलूचिस्तान की माओं को उनके लापता बेटे नहीं देंगे, वहाँ पर अमन नहीं आएगा। लेकिन क्या ये आपकी तरजीह है? आपने निकाल के फ़ौरन 60 अरब दे दिए अज़्म इस्तेहकाम के लिए, लेकिन कच्चे में जो 12 पुलिस वाले माओं के बेटे शहीद हुए, क्या कच्चे में ऑपरेशन के लिए आप पैसे दे सकते थे? क्यों? क्योंकि वो सिविलियन पुलिस वाले थे, उनकी हैसियत नहीं है इस मुल्क में। ये सिविलियन यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन है 40-40 हज़ार के, इनकी हैसियत नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, आप अंदाज़ा कीजिए वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, ठीक है, वो उठाया गया मोहम्मद अकरम। तमाम हमारे मीडिया की गिद्धों ने उसको नोचा, खबरें चलाईं कि वो वादा माफ गवाह बन गया, वो इमरान खान का सहूलतकार था। किसी ने ये खबर नहीं चलाई कि उसको किस अंदाज में अडयाला जेल की ऑफिसर्स कॉलोनी से एजेंसियां अगवा करके लेके गईं और किसी अदालत में उसको प्रोड्यूस नहीं किया, कोई FIR नहीं उस पर दर्ज। तो ये गैर आइनी जंगल का कानून इस मुल्क में नाफिज कैसे हुआ? आपको मालूम है आज उनकी अहलिया वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशनर है अपने हस्बैंड की रिकवरी के लिए, और उनका बावर्दी, उनके शोहर का बावर्दी भाई जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है गफूर, उसने आज उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा करवा दिया कि 2 दिन में घर खाली करो। वो 4 माह की प्रेग्नेंट खातून को कह रहा है कि घर खाली करो, तुम्हारा शोहर अगवा हो गया, कोई फिक्र नहीं, तुम भी इधर से निकलो। ये हमारी पुलिस की हालत है। डूब मरने का मुकाम होना चाहिए कि क्या आपकी वर्दी की कोई वैल्यू नहीं है कि आपका एक बावर्दी भाई उठा के ले जाए, जैसे चूज़ा कोई दरिंदा खींच के ले जाता है
मुर्गी के परों के नीचे से, और आप बजाय अपने चूजे को ढूंढने आप उसकी बीवी को भी कह रहे हैं निकलो घर से, निकलो। वो 4 माह की प्रेग्नेंट औरत 2 दिन में घर खाली करके कहाँ पर जाएगी, जो ऑलरेडी अदालतों में अपने शोहर के लिए भटक रही है। ये है इस निज़ाम में आम इंसान की वैल्यू, जहाँ पर ताकतवर इस वक्त लड़ रहे हैं कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, काजी फायद को किसी तरह चीफ जस्टिस बनाना है, बरकरार रखना है। जहाँ पर ये पार्लियामान विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी करती नज़र नहीं आ रही, ये ऐसी साजिशी कवानीन की कानून साजी में मुलविस नज़र आ रही है जो हर तरह से इस निज़ाम की लेजिटिमेसी को मज़ीद अंडर क्वेश्चन कर रहे हैं। कि इसीलिए ऐसे लोग एक मुतनाज़ा तरीके से मुंतखब करवाए जाएँ ताकि वो ऐसी कानून साजियाँ करें। और हम भी हमेशा कहते हैं कि पार्लियामान का हक़ है, पार्लियामान सुप्रीम है कानून साजी के लिए, लेकिन उस पार्लियामान की इंटेंशन भी देखनी होगी, उस पार्लियामान की लेजिटिमेसी भी देखनी होगी। अगर एक पार्लियामान जिसकी लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है वो साजिशी कवानीन बनाने के चक्कर में हो, तो फिर उस पार्लियामान की सुप्रीमेसी को और उसके आइन साजी और कानून साजी के हक़ को हम किस बुनियाद पर हम सहाफ़ी तस्लीम करें और सपोर्ट करें। तो ये सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और ये मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है, मईशत डूब रही है, आवाम के बुरे हालात हैं, और हमें बताया जा रहा है देखो फिच ने रेटिंग CAA2 कर दी है, जिससे ज़ाहिर होता है कि हमारी बेहतरी हुई है मईशत की। तो उसी फिच की मानिए कि 1.5 साल में आप घर चले जाएंगे और कोई गैर आइनी सेटअप आ जाएगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।